आइए हम शुरुआत करते हैं बाबर की। आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है ये है बाबर की। बाबर जो कि फाउंडर थे इंडिया में मुगल एम्पायर का। तो मुगल एम्पायर की जो शुरुआत हुई वो बाबर से हुई। तो बाबर के बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और बाबर जो थे इनका ओरिजिनल जो नाम था वो था ज़ियारुद्दीन मोहम्मद बाबर। सो ज़ियारुद्दीन मोहम्मद ये उनका नाम हुआ करता था। और ये जब यहाँ पे रूल करना शुरू करते हैं, जब ये जो भी रूलर बनते हैं उसके बाद इन्होंने जो नाम को अडॉप्ट किया था वो था बाबर। सो इन यहाँ पे जो ईयर दिया है 1526 से 1530, इट वाज द टाइम व्हेन ही रूल्ड इंडिया, है ना। तो ये इंडियन हम मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ये ईयर लेते हैं 1526 से 1530। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाबर इसके पहले रूलर नहीं थे। बाबर जो थे ये 1494 में ही रूलर बन चुके थे। तो ये सब चीजें अगर हम देखते हैं तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, ये तो आप जानते ही है कैसे क्या, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ ये जो तैमूर थे और जो चेंगिस खान या गेंगिस खान थे, जो कि बहुत ही बड़े और स्ट्रांग रूलर माने जाते हैं, जिन्होंने इंडिया को इन्वेड भी किया था तैमूर ने। और चेंगिस खान जो थे ये भी एक टाइम पे इंडिया में आए थे। सो तैमूर जो है वो इनके फादर के साइड से ये डिसेंडेंट थे तैमूर के, और चेंगिस खान के थे उनके मदर के साइड से। तो ऐसा माना जाता है कि दो बहुत बड़े जो योद्धा या स्ट्रांग रूलर्स थे, उनका खून एक तरह से बाबर के अंदर दौड़ता था। तो बाबर भी उतने स्ट्रांग होंगे ही, बट काफी सारी टैक्टिक्स भी और काफी सारी चीजें इनसे सीखे हुए थे, इतने बड़े जो स्ट्रांग रूलर्स थे। सो इन इन 1494 आपको ये बता दूं, एट द एज ऑफ 12 जब उनकी एज थी तो बाबर बिकम द रूलर ऑफ फरगना। फरगना के रूलर उनके पिता हुआ करते थे, जो उनके फादर हुआ करते थे, जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा, हिज फादर। सो ही सक्सीडेड हिज फादर एट द एज ऑफ 12 एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगना। फरगना कहाँ पे? तो उज्बेकिस्तान में एट प्रेजेंट वो फरगना करके जो जगह है वो आती है। सो इसमें आपको ये सबसे पहले बता दूं कि बाबर के बारे में या फिर फरगना के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। सो बाबर जीतना चाहते थे समरकंद, मेनली समरकंद। तो समरकंद वो इजीली जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि समरकंद की जो टैक्टिक्स थी, जो यूज करते थे समरकंद के आर्मी, वो काफी अलग सी टैक्टिक थी। और इस टैक्टिक को कहा जाता है तुलगमा। तुलगमा टैक्टिक्स। तो तुलगमा टैक्टिक हम आगे मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होती है। तो तुलगमा जो है ये उज़्बेक जो लोग होते हैं, उज़्बेक सोल्जर होते हैं, वो यूज करते थे, उज़्बेक्स। सो इससे बाबर बाद में ये जब टेक्निक सीखे तो बाबर ने काफी सारे जगह पे रूल किया। बाबर ने उसके बाद समरकंद पे भी रूल किया, बाबर ने उसके बाद पे भी रूल किया, और धीरे धीरे वो इंडिया की तरफ बढ़ते गए। काबुल जब वो समरकंद से काबुल की तरफ आते हैं, अपना जो एक्सपांड करते रहते हैं एम्पायर, यानी फरगना, समरकंद, फिर वो आते हैं यहाँ पे जैसे कि देखोगे काबुल। सो काबुल में जब वो आते हैं तो काबुल के वो जब रूलर बनते तो और एक्सटेंड करना चाहते, तो काबुल के बाद वो पंजाब आ सकते थे। सो पंजाब में आने वाले थे बाबर आगे अपना रूल एक्सटेंड करते हुए। सो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि दौलत खान लोधी जो थे गवर्नर ऑफ पंजाब, वो इब्राहिम लोधी से काफी परेशान थे। इब्राहिम लोधी से काफी सारे रूलर्स एक तरह से परेशान थे, क्योंकि वो नोबल्स की ज्यादा सुन नहीं रहे थे। तो नोबल जो हो गए या फिर जो गवर्नर हो गए, वो काफी उनसे एक तरह देखेंगे तो दे ऑल वर डिसकंटेंटेड बाय इब्राहिम लोधी। तो ये चीजें हमें पता चलती है। तो यहाँ इन सब ने एक तरह से एक प्लान किया था कि इब्राहिम लोधी को यहाँ से हटा दिया जाए। और इनको जब पता चलता है कि बाबर जो ये काफी एक स्ट्रांग रूलर है, एक स्ट्रांग एक ऐसे रूलर है जो इन्हें हरा सकते हैं, इब्राहिम लोधी को, दे इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया, है ना। तो एक तरह से यही लोग रूल करना चाहते थे, बट ये नहीं जानते थे कि बाबर ही यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर देंगे। दे जस्ट वांटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि कहीं आपको किताब में ये भी देखने मिलेगा कि बाबर अटैक इन 1525, बाबर अटैक दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी के जो पंजाब था उस पर बाबर ने अटैक किया। तो ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले दौलत खान लोधी तो इन्हें इनवाइट करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि राणा संगा जो थे उन्होंने भी इन्हें इनवाइट किया था बाबर को। बट धीरे धीरे अगर देखोगे दौलत खान लोधी अपनी साइड चेंज कर लेते हैं और अपनी आर्मी को इनके खिलाफ भी जाने की एक तरह से वो एक ऑर्डर देते हैं। तो उस वक्त बाबर इन पे अटैक कर देते हैं और वो पंजाब को जीत लेते हैं। हालांकि ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका जो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये कंफ्यूजन आपका ऑलरेडी दूर कर रहा हूँ। इन्हें इनवाइट किसने किया था? तो दौलत खान लोधी ने, जो कि गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के। इंडिया दिल्ली सल्तनत के रूलर तो इब्राहिम लोधी थे, तो उन्होंने काफी सारी जगह पे गवर्नर्स रखे थे और गवर्नर थे दौलत खान लोधी। एक तरह से ये आपको यहाँ तक पता चल चुका है। तो ये एक रीजन तो माना जाता है। और दूसरा रीजन ये भी माना जाता है कि बाबर पंजाब की तरफ क्यों आते हैं। तो बाबर ने ये देखा कि जब वो काबुल में रूल कर रहे थे उस वक्त पंजाब की जो इनकम है वो बहुत ज्यादा थी, है ना। जो इनकम आ रही है पंजाब से काबुल के लिए वो बहुत ज्यादा है। और काबुल और उनके जितने भी एरिया, कांधार हो गए, काबुल हो गए, ये सब एरिया से उतनी इतनी इनकम नहीं देखने मिलती थी। तो वो चाहते थे एक तरह से कि पंजाब भी उन्हें मिल जाए। ये सब चीजें वो यहाँ चाह रहे थे। फिर पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी इंडिया में ऑलरेडी इब्राहिम लोधी की वो खराब हो गई थी, और उन्हें यहाँ पे बहुत बड़ा चांस भी मिला था कि वो इंडिया को इन्वेड करे।
सो इन्वेजन कैसे हुए, क्या नहीं, ये सब हम देखेंगे। उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स देख लेते हैं जो बाबर ने लड़े हैं। आपको ये बैटल्स को बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल में। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वो बैटल किसके साथ लड़ा और कौन से ईयर में लड़ा बाबर ने। सो आपको मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि पहला जो बैटल हम देखते हैं वो है बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत ये 1526 में बाबर ने लड़ा था इब्राहिम लोधी के साथ, और इसमें बाबर ये यहाँ पे ये जीत गए थे इस बैटल को। तो यहाँ से ही इंडिया पे उनका रूल करना शुरू होता है, ये हमें पता चलता है। सेकंड बैटल जो हमें पता चलता है बाबर ने जो लड़ा था, दैट इज बैटल ऑफ खानवा इन द ईयर 1527 बिटवीन बाबर एंड राणा संगा। ये राणा संगा के साथ लड़ा गया था बैटल, और इसमें भी उन्होंने राणा संगा को हरा दिया था। उसके बाद खानवा करके जो रीजन है जो आगरा के पास है, नियर आगरा, वो रीजन भी बाबर को मिल जाता है ना। सो यहाँ पे काफी सारे रीजन वो जीतते जा रहे। पानीपत का रीजन यहाँ पे जीत जाते। इब्राहिम लोधी का पूरा दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे फिर राणा संगा करके एक जो रूलर थे उनका एरिया वो जीत जाते हैं। तो काफ़ी एक्सपांशन मिलता है। दिल्ली सल्तनत वाला एरिया तो उनके पास है, बट दिल्ली सल्तनत वाले एरिया से वो खानवा के रीजन तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट वो बैटल जो लड़ते हैं दैट इज बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी जो है ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था इन द ईयर 1528। उसके बाद जो एक इंडिपेंडेंट रूलर थे मेदिनी राय, उनका भी जो किंगडम था वो इन्हें मिल गया था बाबर को, क्योंकि ही डिफीटेड मेदिनी राय। सो मेदिनी राय को भी हरा गया और चंदेरी वाली जगह भी इन्हें मिल गई। उसके बाद वो जो मोहम्मद लोधी थे, मोहम्मद लोधी का जो एरिया हुआ करता था घाघरा, नियर घाघरा। सो घाघरा करके जो रीजन है, सो अगर आपको स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन दे दूं तो ये जो चंदेरी है ये मध्य प्रदेश के रीजन के तरफ आता है। यानी देख सकते हैं आप दिल्ली सल्तनत से वो आगरा के पास का रीजन, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश का रीजन, और उसके साथ घाघरा यानी घाघरा रीजन, घाघरा रिवर के पास का रीजन, यानी बिहार के आसपास का रीजन भी उन्हें मिल गया था। तो काफी एक बड़ा एक्सपांशन था बाबर को यहाँ पे, यानी मुगल एम्पायर जो था ये काफी एक्सपांड कर गया था, और जब बाबर ने यहाँ पे अटैक किया और बाबर ने काफी सारा रीजन यहाँ पे जीत। सो अब हम स्टडी करते हैं, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बैटल ऑफ पानीपत के लिए बारे में। तो बैटल ऑफ पानीपत की अगर बात करें तो इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट कुछ दिए हुए हैं, कुछ डेट्स दी हुई है। तो बैटल ऑफ पानीपत ही मैं क्यों डिस्कस करो कि बैटल ऑफ पानीपत ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से मुगल रूल जो है वो शुरू हुआ था। इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हालांकि एग्जाम के लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बट आपको पता रहे तो काफी अच्छा है, कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसकी जो डेट है वो 20 या फिर 21 अप्रैल के आसपास हो सकती है 1526, क्योंकि अगर देखा गया तो कुछ कुछ बुक्स में 20 दी हुई है और कुछ कुछ में 21 दी हुई है। तो 2021 ये डेट में से कुछ भी हो सकती है। सो ऐसे कंफ्यूजन पे जो एग्जाम्स है वो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करेगी, बट किया भी तो एनसीईआरटी में जो दी है वो है 20 अप्रैल, और काफी सारे बुक्स में 21 अप्रैल भी दिया है। तो ठीक है, ये डेट्स उतनी मैटर नहीं कर रही है, बस हमें इतना बताओ ना कि ईयर ये 1526 था। उसके बाद आपको ये बता दूं कि इब्राहिम लोदी जो थे और बाबर जो थे, ये पानीपत करके जो जगह है वहां पे युद्ध लड़ते हैं, पानीपत करके जो जगह थी। उसके बाद जो ये थे इब्राहिम लोधी, उनके पास ऐसा माना जाता है, अभी एग्जैक्ट तो फिगर्स नहीं पता किसी को, बट ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम लोधी की जो फोर्स थी उस फोर्स में लगभग 1 लाख या फिर हम 100,000 मेन थे, और उसके साथ साथ 1,000 के आसपास उनके इसमें एलिफेंट्स थे। सो इतने सारे उनके पास थे, कैवलरीज भी थी, एलिफेंट्स थे, कैवलरीज थी, है ना, यानी हॉर्सेस थे। सो ये सब भी उनके पास हुआ करता था उनके फोर्स में इब्राहिम लोधी का। अगर बाबर की बात करें तो बाबर सिर्फ ऐसा कहा जाता है कि 12,000 की फोर्स लेके ही इंडिया में आए थे, 12,000 फोर्स, है ना। सो उनके पास तो जो थे वो आर्टिलरी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। बाबर के पास 12,000 था जब उन्होंने इंडस रिवर को क्रॉस किया था, ये भी माना जाता है। बट फिर भी बाबर ये युद्ध जीते कैसे? सो इसके पीछे कुछ उनकी टेक्निक्स मानी जाती है, जो कि टेक्निक बहुत ही अलग थी। हम ये देखेंगे कि ये जो बैटल था एक बहुत कम टाइम के लिए चला। ये बैटल जो चला ये 2 से 3 घंटे, 2 to 3 आवर्स ही चला था, और इतने में ही इब्राहिम लोधी हार गए थे। इतने छोटे सेना से इतनी बड़ी सेना हार गई थी। इसके रीजंस क्या थे? तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि तुलगमा मेन माना जाता है। तुलगमा उनका जो यहाँ पे टैक्टिक थी वो तुलगमा की अगर हम बात करते हैं तो तुलगमा क्या है? सो तुलगमा यानी जो आपकी फोर्स है उसे बाबर डिवाइड करते थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और उसे जो भी आपके जो सेना होगी उसके आजू बाजू लगा दिया करते थे। इस तरह से फ्लैंक्स बनाते थे और इसे डिवाइड करके यहाँ पे इसे लगा देते थे। इसके साथ साथ सेकंड जो उनके पास टेक्निक थी उसे कहा जाता है अरबा। अरब, तो अरबा क्या है ये देख लेते हैं। इसमें क्या होता था कि कार्ट का यूज किया करते थे, और जो कार्ट होते थे उसे टाई किया जाता था रोप से, और उसके पीछे आर्टिलरी लगाई जाती थी।
जो भी वो तोप और ये सब मारने वाले आर्टिलरी उसे रखा करते थे ताकि ये इससे प्रोटेक्टेड रहे, इन पे डायरेक्टली अटैक ना हो सके, फ्रीली ये किसी को भी फायर कर सके। इससे चारों साइड पे होता था और बीच में पूरी सेना होती थी, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता था और ये सेना किसी की भी सेना को चारों तरफ से इस तरह से घेर लेती थी और उस पे अटैक करके उसे मार सकती थी। सो ये बहुत ही अलग टेक्निक थी जो बाबर ने यूज़ की थी, जिसके कारण बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था अपोनेंट्स को। उसके साथ-साथ आर्टिलरी का यूज़ करना बहुत बड़ा एक तरह से एक रीज़न माना जाता है कि बाबर जीते। सेकंड है कि वो गन पाउडर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। बारूद का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, उनके पास गन्स थी, उनके पास तोप थे, हर चीज़ थी। काफ़ी एक आगे टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ी हुई फ़ोर्स थी एज़ कम्पेयर टू इब्राहिम लोदीज़ फ़ोर्स। इसीलिए बैटल ऑफ पानीपत जो था उसमें इब्राहिम लोदी नहीं जीत पाए। ये सब यहाँ पे हमें कुछ रीज़न पता चलते हैं। ओके, सो ये थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है, आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने आपको बैटल ऑफ पानीपत के बारे में कुछ छोटी-सी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हमने जब बैटल्स देख लिए, इंपॉर्टेंट बैटल्स, तो इंपॉर्टेंट बैटल्स के बाद हम जो आगे आने वाले हैं वो है बाबर के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाबर ने लड़ाई 1526 में लड़ी, 1527 में लड़ी, बाबर 1528 में तक लड़ाई लड़ते हैं, 1529 में भी लड़ते हैं, बट 1530 में बाबर की डेथ हो गई। बाबर डाइड एट आगरा इन 1530 एट द एज ऑफ 47। ही वाज ओनली 47 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड, है ना, तो काफी यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। और उनका जो टुम है वो काबुल में बनाया गया बाद में। काबुल ये आप जानते हो कि प्रेजेंट अफगानिस्तान में आता है, वहां पे उनका टुम बना दिया गया, बट उनकी डेथ आगरा में हुई थी। उसके साथ-साथ आपको ये भी बता दूँ कि ही वाज़ द फर्स्ट टू यूज़ गन पाउडर। गन पाउडर का यूज़ जो किया जाता है वॉर में, वो सबसे पहली बार तो बाबर ने किया था इंडिया में, बट इसका मीनिंग ये नहीं कि उसे इंट्रोड्यूस भी इंडिया में उन्होंने ही किया था। इंडिया में गन पाउडर ऑलरेडी प्रेज़ेंट था, बट वॉर में यूज़ नहीं किया गया था। आर्टिलरी इंडिया में यूज़ नहीं की गई। ये पूरा जो है वो गन पाउडर हो या आर्टिलरी हो, इंडिया में पहली बार जो यूज़ किया था वो बाबर ने यूज़ किया गया था, ऐसा कहा जाता है हिस्टोरियंस के थ्रू। सो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन भी कर चुकी है, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि ही इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर। नो, ही उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था गन पाउडर को इंडिया में ऑलरेडी था। उन्होंने जस्ट यूज किया था गन पाउडर को फर्स्ट टाइम इन वॉर, इन बैटल्स। सो ये चीजें आपको याद रखनी, ये अच्छे से याद रखिएगा, इस पे यूपीएससी भी क्वेश्चन कर चुकी है। उसके साथ साथ ही रोट हिज बायोग्राफी, उन्होंने बायोग्राफी लिखा था जिसका नाम है तुजुके बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज। टर्किश लैंग्वेज में वो एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं जिसका नाम है तुजुके बाबरी। और ही यूज तुलगमा एंड अरबा। तुलगमा और अरबा क्या होता है ये दोनों भी चीजें मैं बता दिया हूँ। तुलगमा इज अ टैक्टिक एम्ड एट डिवाइडिंग द होल आर्मी इनटू स्मॉल यूनिट्स, प्लेसिंग देम ऑन द फ्लैंक्स, है ना, फ्लैंक्स में इसे लगा दिया जाएगा, इसे डिवाइड करके। और इसके फ्लैंक्स में भी आपको बता देता हूँ, इसके भी दो पार्ट हुआ करते थे फ्लैंक्स के, एक होता था फ्रंट और एक होता था रियर। यानी फ्रंट और रियर ये दो पार्ट, ये इस तरह से दो दो पार्ट हुआ करते थे आर्मी के। बीच में काफी बड़ी आर्मी होती थी, इन्हें तोड़ना काफी मुश्किल था। और अरबा यानी कार्ट दैट वर प्लेस्ड इन लार्ज नंबर्स इन रो फेसिंग द एनिमी एंड टाइड ईच अदर विथ रोप्स। मैंने आपको बता चुका हूँ कि इस तरह से वो कार्ड्स हुआ करते थे और कार्ड्स को वो बांधा करते थे। सो ये चीज़ें यहाँ तक आपको याद रखनी है। तो इस तरह से बाबर का एक तरह से बहुत बड़ा एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि ही ऑलवेज़ प्रिपेयर्ड टू शेयर द हार्डशिप विद सोल्जर। किस तरह के इंसान थे बाबर, तो यहाँ पता चलता है कि वो हमेशा जो जो भी सोल्जर को फेस करते थे तो उसमें वो भी शामिल होते थे। वो ये भी कहते थे कि आप अकेले फेस नहीं कर रहे हो, मैं भी आपके साथ फेस कर रहा हूँ। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि एक बार क्या हुआ था कि विंटर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बाबर ये काबुल से रिटर्न हो रहे थे, है ना, काबुल से बाबर रिटर्न हो रहे थे। और विंटर इतना ज़्यादा था कि स्नो जो है वो बहुत ज़्यादा डीप फैल चुका था और हॉर्सेस जो है या फिर जो सोल्जर्स है वो इसमें सिंक होते जा रहे थे। अब सिंक होने के बाद स्नो को हटाना था ताकि ये हॉर्सेस जो है वो पास हो पाए। सो विदाउट हेजिटेशन, अब यहाँ पे क्या है कि जो सोल्जर्स था उनका एक तरह से हौसला टूट चुका था कि आगे क्या होगा, तो विदाउट हेजिटेशन बाबर ज्वाइन द बैक ब्रेकिंग टास्क, है ना। तो ये सब चीज़ें उन्होंने ज्वाइन किया था कि मैं भी आपके साथ हूँ, हम सब मिलकर इसे क्लियर करेंगे। सो बाबर अपने सोल्जर्स के साथ काफ़ी जो हार्डशिप उन्हें फेस करना पड़ रहा है वो भी शेयर करते थे। तो ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है कि वो किस तरह से एक सब अच्छा बनाया रखा करते थे। उसके साथ-साथ ही वाज़ फॉन्ड ऑफ वाइन, वाइन के काफ़ी शौकीन थे और अच्छी कंपनी हमेशा पसंद करते थे। और उसके साथ-साथ वो भी बहुत अच्छे कंपेनियन थे और काफ़ी वो यानी एन्जॉय करने जैसी उनकी कंपनी हुआ करती थी, ये भी चीज़ें पता चलती है। कहीं-कहीं ये भी लिखा जाता है कि जब उन्होंने वाइन जो है उसे छोड़ दिया था तो उन्होंने जो ओपियम है उसे, अफ़ीम जिसे कहा जाता है, उसे भी उन्होंने कंज़्यूम करना शुरू कर दिया था। बट ही वाज़ नॉट हम कहेंगे कि एडिक्टेड टू अफ़ीम, है ना? तो वो एडिक्टेड नहीं थे, उनको एडिक्शन नहीं था इन चीज़ों का, बट ये सब चीज़ें यहाँ पे मानी जाती है। उसके बाद ही वाज़ नेचुरलिस्ट, काफ़ी एक नेचुरलिस्ट थे, वो सभी चीज़ें नेचुरल पसंद करते हैं, जैसे कि फ्लोरा हो गया, फ़ौना हो गया, ये पूरा इंडिया का उन्होंने काफ़ी एक डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने
ये भी हमें पता है कि उन्होंने काफ़ी सारे गार्डन्स भी बनाए इंडिया में, जहाँ पे रनिंग वाटर आपको देखने मिलता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा एक नेचुरलिस्ट आपको पता चलते हैं ये रूलर। बाबर इंट्रोड्यूस्ड द न्यू कांसेप्ट ऑफ स्टेट बेस्ड, है ना? तो स्टेट कैसा बनेगा? तो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज ऑफ क्राउन, क्राउन का स्ट्रेंथ बनाइए, प्रेस्टीज बनाइए, तभी जो आपका स्टेट है वो अच्छा लगेगा। अब्सेंस ऑफ रिलीजियस एंड सेक्टेरियन बाइगोटरी, है ना? सो रिलीजन और ये इतना आपको ज़्यादा कट्टरता नहीं दिखानी है बाइगोटरी को हम देखेंगे, तो ठीक है आप रिलीजन फ़ॉलो कर सकते हैं, बट यहाँ पे जैसे रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स है, जैसा मुस्लिम में देखा तो शिया सुन्नी के काफ़ी प्रॉब्लम्स देखे थे बाबर ने। सो ये सब सेक्टेरियन बाइगोटरी जो है, कट्टरता, ये सब नहीं, रिलीजियस ये सब चीज़ें आएगी, बट पहले स्टेट को हम देखेंगे। उसके साथ-साथ ही वाज़ वेरी केयरफुल फॉस्टरिंग ऑफ कल्चर एंड फाइन आर्ट्स, है ना? तो का कल्चर और फाइन आर्ट्स को भी काफ़ी उन्होंने अच्छे से यहाँ पे डेवलप होने का चांस भी दिया। तो इस तरह से बाबर हुआ करते थे। अगर आप देखेंगे तो जो टेम्पल्स का जो भी यहाँ पे ये चला है, जो हम डिस्ट्रक्शन चला है, वो काफ़ी कम, यानी नहीं के बराबर ही हुआ है। बट ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं हुआ, बट ओनली फ्यू इंस्टेंसेस कैन बी फाउंड फाउंड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स ड्यूरिंग बाबर। सो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। तो ये थे बाबर, जो कि एक बहुत ही अलग से रूलर देखने में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर हमें देखने मिलते हैं, जो कि मुगल एम्पायर के फर्स्ट रूलर बनते हैं। सो बाबर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोर देन इनफ है। मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बाबर के बारे में दे दी है। अगले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो बाबर के बाद के जो रूलर थे उन्हें पढ़ेंगे, जिनका नाम आएगा हुमायूं। सो यहाँ आपको जिनकी पिक्चर देखने मिल रही है, जिनकी इमेज देखने मिल रही है, ये हुमायूं। हुमायूं जो थे ये सेकंड रूलर बन जाते हैं मुगल एम्पायर के, और यहाँ से हम इन्हें स्टडी करेंगे। और हम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो स्टडी करेंगे उसमें सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हुमायूं जो थे उनका नाम था नसीर उद्दीन मोहम्मद। सो नसीर उद्दीन मोहम्मद इनका नाम हुआ करता था, और जब ये यहाँ पे मुगल एम्पायर बनते तो ये अपना नाम हुमायूं रखते। सो हुमायूं नाम से ये यहाँ पे रूलर बनते, और इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है नसीर उद्दीन मोहम्मद। तो यहाँ पे रूल में आपको देखने मिल रहा है कि 1530 से 1540 तक और 1505 से 1556 तक, ऐसे दो टाइम पे इन्होंने रूल किए दिख रहा है, और बीच में कुछ आपको गैप दिख रही है। ये जो गैप थी इसमें सूर्य एम्पायर ने रूल किया था। हम अगले लेक्चर में शेरशाह सूरी या फिर सूर्य एम्पायर को भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सूर्य एम्पायर आएगा बीच में। तो ये क्या हुआ क्या नहीं ये हम अभी स्टडी करते हैं। सो ये सबसे पहले हुमायूं जो थे ये बाबर के बेटे थे, वो सन ऑफ बाबर। ही फॉट टू बैटल्स, ये बैटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। अगेंस्ट शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के साथ दो बैटल लड़े थे। शेरशाह सूरी भी इंडिया पे रूल करना चाहते थे, तो मुगल जो थे उनको हरा के ये अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करना चाहते थे शेरशाह सूरी, और इन्होंने इन दोनों के बीच में कुछ बैटल्स भी हुए। और बैटल्स जब हुए तो फर्स्ट जो बैटल था वो चौसा में हुआ। चौसा कहाँ पे? तो बैंक ऑफ गंगा, तो गंगा रिवर के किनारे चौसा करके जो जगह है वहां पे बक्सार के पास, बक्सर के पास ये आती है। इन 1539 ये बैटल लड़ते शेरशाह सूरी के साथ। अगला बैटल ये जो लड़ते हैं ये कन्नौज में लड़ते हैं। कन्नौज कहाँ पे है? तो 200 किलोमीटर ईस्ट ऑफ आगरा में हमें कन्नौज देखने मिलता है, और ये बैटल लड़ा जाता है 1540 में। हुमायूं जो थे ये इन दोनों बैटल में कंप्लीटली डिफिट हो गए, कंप्लीटली हार गए। हुमायूं वाज डिफिटेड, और यही एक कारण बना कि शेरशाह सूरी का एम्पायर यहाँ से जो रूल था वो यहाँ से शुरू हुआ, और सूर्य एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं तो 1530 से 1540 के बीच में यहाँ हमें देखने मिल रहा है एक रूल था, और 1539 और 40 में एक दो बैटल्स लड़े गए, और 40 के बाद ये हार गए पूरी तरह, इसलिए यहाँ पे सूर्य एम्पायर आ गया। हुमायूं हार जाने के बाद सफाविद एम्पायर जो था वहां पे जो पर्शिया में हुआ करता था। तो सफाविद एम्पायर क्या, आपको बहुत ज्यादा कोई डरने की जरूरत नहीं है। सफाविद एम्पायर हमारे हिस्ट्री में तो नहीं आता है, बट मैं आपको ये बता दूं कि पर्शिया की हिस्ट्री में, पर्शिया या फिर ईरान हम जिसे कहते हैं, ईरान पे ये रूल किया करते थे। ये जो एम्पायर था ये, तो पर्शिया आज प्रेजेंट डे ईरान है, और ईरान पे यहाँ रूल किया जाता था पर्शिया यानी। तो यहाँ का एक एम्पायर था जिसे सफाविद एम्पायर कहा जाता है। सफाविद एम्पायर को हम सफाविद ईरान भी कहते हैं या फिर सफाविद पर्शिया भी कहते हैं। तो ये जगह थी सफाविद पर्शिया, सफाविद ईरान, और यहाँ पे जो रूल करते थे वो थे सफाविद एम्पायर। तो हुमायूं जो थे ये यहाँ से इंडिया से चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें हार चुके थे, तो इन्हें कहीं पे तो भी रिफ्यूजी होना था, तो रिफ्यूज होना था, तो इन्हें जो रिफ्यूज मिलता है ये मिलता है सफाविद एम्पायर के पास। ये शरणार्थी हो जाते हैं, तो यहाँ जाने के बाद वो उनके यहाँ रुकते हैं, और धीरे धीरे शेरशाह सूरी जो थे उनके आगे जाके डेथ जब हो गई 1545 में, उसके बाद सक्सेसर जो बने वो शेरशाह सूरी के बेटे थे। इंडिया में जो रूल चल रहा था सूरी एम्पायर का उसमें इस्लाम शाह उनका नाम था, और इस्लाम शाह की भी डेथ हो गई 1554 में। अब क्या हुआ देखिए, 1540 में जो हुमायूं थे ये चले जाते हैं, 1545 में डेथ हो जाती है शेरशाह सूरी की। एक तरह से बहुत स्ट्रांग रूलर जो था उसकी डेथ हो चुकी थी, बट उनका जो बेटा था वो भी काफी स्ट्रांग निकला, जिसका नाम था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह भी काफी स्ट्रांग निकला, बट इस्लाम शाह 54 में उसकी डेथ हो जाती है। अब 1554 में डेथ होने के बाद फिर से
अकबर के जो हुमायूं थे उनके रास्ते खुल गए कि वो इंडिया में मुगल एम्पायर को रीएस्टेब्लिश कर सकते थे, क्योंकि आने वाले जो सक्सेसर थे वो थोड़े से वीक थे और काफी पार्टीशन होने लगे सूर्य एम्पायर के, इनके आपस में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो सब होने लगे। और शेरशाह जो सूर्य एम्पायर था ये डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट जब कोई भी एम्पायर हो जाता है तो आप जानते हैं कि वो जितना स्ट्रांग था वो टूट जाता है ना। तो जैसा हमें पता है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो डिवाइड जब हो गए तो हम हारने लगते हैं। सो यहाँ पे यही हुआ कि डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया। डिसइंटीग्रेट होने के बाद हुमायूं ने इसका एडवांटेज ले लिया, है ना। सो हुमायूं टुक द एडवांटेज ऑफ दिस इवेंट एंड ही प्लेस्ड हिज आर्मी अंडर बैरम खान। बैरम खान करके जो थे जनरल इनके आर्मी के, वो काफी स्ट्रांग जनरल माने जाते थे। उन्होंने अपनी आर्मी बैरम खान के अंडर रख दी और आगे जो हुआ वो ये होना था कि अब फिर से मुगल एम्पायर जो था ये इंडिया में स्टैब्लिश होने वाला था, री एस्टैब्लिश होने वाला था। सो एट द बैटल ऑफ सरहिंद, नाम याद रखिएगा बैटल का, द बैटल ऑफ सरहिंद, जो कि 22 जून 1555 में लड़ा गया था। सो किसके साथ? तो सिकंदर शाह सूरी जो थे उनके साथ, जो कि सूरी एम्पायर के रूलर हुआ करते थे, और उनके वर्सेस यहाँ पे दूसरे थे मुगल। मुगल में हम कहेंगे कि वो थे हुमायूं। अब इन दोनों के बीच में ये बैटल जब लड़ा जाता है, सो बैटल लड़े जाने के बाद मुगल ने सक्सेसफुली सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया और यहाँ पे इंडिया में मुगल रूल वाज री एस्टैब्लिश। ये आपको याद रखना है 1555 से। इसीलिए अभी आपको यहाँ पे जो डेट देखने मिलती है वो 55 से, बट 56 तक क्यों? क्योंकि 56 में इनकी डेथ हो गई थी हुमायूं की, इसीलिए इनका रूल वहां तक ही चला। हुमायूं की डेथ हुई 1556 में। किस तरह से आपको बता दूं कि हुमायूं, ये थोड़ा अलग सा एक इवेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हालांकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, बट आप इसे सुनेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। हुमायूं की एक आदत थी कि जब भी अजान होती थी, नमाज के पहले अजान होती है, अजान होने के बाद वो अपने जो नीज होते हैं उसको बेंड करते थे, उस पे वो एक तरह से हम देखते हैं नीज को बो करते थे, या फिर हम कहेंगे कि नील करते थे। तो नील जब वो कर रहे थे यहाँ पे, अब यहाँ कैसा हुआ कि ही वॉज, यानी वो नील कर रहे थे यहाँ। और यहाँ मेनली क्या होता है कि जब वो स्टेयर से उतर रहे थे अपने लाइब्रेरी की, जो कि दिन पनाह में थी, उसके स्टेयर से उतर रहे थे, है ना। सो ही वॉज डिसेंडिंग द स्टेयर केस, और यहाँ उतरते वक्त उनके हाथ में काफी सारी किताबें थी। किताबें होने के बाद वहां से अजान हुई। अजान होने के बाद उन्होंने अपने जो नीज थे उन्हें बो किया। वो बो करते ही उनका जो रोप था उसमें उनका पैर जो था वो फंस गया और वो गिर गए। और वो गिरने के बाद स्टेयर से वो काफी इंजर हो गए, और इंजर होने के जब उनपे जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रही थी वो 3 दिन तक चली, और 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। सो हुमायूं डाइड इन ईयर 1556। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है किस तरह से उनकी डेथ हुई, और यहाँ पे हुमायूं का रूल तब तक ही चल पाया 1556 तक, बिकॉज रीजन था कि उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ही वॉज बरीड एट दिल्ली। दिल्ली में ही उनका टूम बनाया गया, हुमायूं का टूम बनाया गया, और हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में ही बनाया गया, टूम बनाया गया। आप देख सकते हैं दिल्ली में काफी बड़ा टूम है एक तरह से अगर देखा गया तो। उसके बाद उनके जो बेटे थे जिनका नाम था अकबर, अकबर वॉज वेरी यंग, ही वॉज माइनर जब इनकी डेथ हो जाती है। तो अकबर ने ये किंगडम संभाला था, बट वो माइनर होने के कारण उनके रीजेंट बने थे वो थे बैरम खान। अंडर बैरम खान अकबर ने ये थ्रोन जो है वो संभाला था, ये आगे हम पढ़ेंगे ही। बट अकबर जब रूलर बनते हैं तो अकबर ने अपने आंट से, है ना, आंटी जो है उनकी, यानी उनकी बुआ कह सकते हैं अकबर की, जिनका नाम था गुलबदन बेगम, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप जो हमारे फादर थे उनकी एक बायोग्राफी लिखी है। तो उनकी जो आंटी थी यानी गुलबदन बेगम, यानी सिस्टर, किसके सिस्टर? तो हुमायूं के सिस्टर गुलबदन बेगम, और अकबर की आंटी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नाम की बायोग्राफी लिखी, जो हुमायूं थे उनकी। और ये बायोग्राफी से हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द लाइफ ऑफ हुमायूं। सो इतनी चीजें ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन रूलर के बारे में जिनका नाम था हुमायूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई। यहाँ पे बैटल्स अच्छे से याद रखिएगा, उसके साथ साथ कुछ मैंने जैसे हुमायूं नामा या फिर दिन पना उनका कैपिटल भी हुआ करता था, सेकंड कैपिटल हुआ करता था, जो दिल्ली में ही आता है ना। सो आज तो दिल्ली में ही आपको दिखने मिलता है, तो दिल्ली से काफी नजदीक है। तो ये चीजें याद रखनी। उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि 2 और बैटल जिसके कारण वो शेरशाह सूरी के हाथों हार गए थे। सो ये चीजें आपको याद रखने जैसी है, बस इतना आपको चीजें याद रखनी है इस हुमायूं जो है रूलर, उनके बारे में। अगले जो हम रूलर को पढ़ेंगे वो रहेंगे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी को लेकर हम पूरा सूरी एम्पायर पढ़ेंगे, उसके बाद हम अकबर को पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारे अभी आगे जो लेक्चर होगा उसमें हम सूरी एम्पायर को स्टडी करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हुमायूं।
सो यहाँ जो आपको पिक्चर देखने मिल रही है, ये इमेज है शेर शाह सूरी की, जो कि हुमायूं के बाद आते हैं रूल करने इंडिया पे। ये मुगल एम्पायर का पार्ट नहीं है। ये जो शेर शाह सूरी थे, इन्होंने अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा किया था जिसका नाम था सूरी एम्पायर। सो आइए इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शेर शाह सूरी जो थे, इनका नाम फरीद खान हुआ करता था। इनके बारे में अगर कुछ स्टोरीज हम सुनेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग कुछ स्टोरीज है कि इन्हें शेर किस तरह से जानने लगा। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ जितनी चीजें मैं लिखी है मैंने इस स्लाइड पे वो सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखते हैं फरीद खान इनका नाम हुआ करता था पहले, बाद में शेर शाह सूरी बने। 1540 से 1545 इतने टाइम पे इन्होंने इंडिया पे रूल किया था। इसके बाद भी सूरी डायनेस्टी कंटिन्यू हुई, मैंने आपको जैसे कि बताया हुआ है, आगे भी हम देखेंगे। सो ही वाज अ फाउंडर ऑफ सूरी एम्पायर। उसके साथ साथ इनका जब इन्होंने ये एम्पायर को फाउंड किया, जब इन्होंने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया, उस वक्त इनका जो कैपिटल था वो सासाराम में हुआ करता था। सासाराम कहाँ पे है? तो ये आज प्रेजेंट डे बिहार में है सासाराम। वहां से इन्होंने अपने सूरी एम्पायर की शुरुआत की थी। उसके साथ ये पहले क्या करते थे? अब इन्होंने डायनेस्टी सेटअप किया, पहले कहीं ना कहीं पे हो गए, तो ऐसा भी माना जाता है कि सबसे पहले तो ये बाबर के साथ भी उनके आर्मी में जनरल हुआ करते थे, बाबर के आर्मी में। उसके बाद ये भी माना जाता है कि बहार खान लोहानी जो थे, बहार खान लोहानी, ये एक मुगल गवर्नर थे बंगाल के। जैसे कि हम जानते हैं कि हर प्रोविंस के लिए एक गवर्नर रखा करते थे मुगल्स, तो यहाँ पे मुगल ने जो बंगाल प्रोविंस के लिए गवर्नर रखे थे, जो कि जिनका नाम था बहार खान लोहानी। सो उनके साथ ये काम करते थे एक तरह से। अब जब बहार खान लोहानी की डेथ हो गई तो उनके जो बेटे थे, जिनका नाम था जलाल खान लोहानी, जलाल खान लोहानी जो था, इन्होंने इनके हाथ में पूरा किंगडम, ये गवर्नर बन गए बंगाल के। और ये अगर देखा गया तो ये माइनर थे। माइनर होने के कारण मेन बात ये हुई कि इनको किसी रीजेंट की जरूरत पड़ने लगी। तो इनके रीजेंट बने या फिर इनके असिस्टेंट बने, वो थे फरीद खान। अब फरीद खान की अगर बात करें तो फरीद खान का नाम शेरशाह सूरी हो गया था क्योंकि बहार खान लोहानी जो थे, इनके वक्त जब फरीद खान इनके साथ जब काम करते थे, इनके सर्विस में थे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जो भी काम था एक शेर की तरह था, ऐसा मानते थे लोहानी, इसलिए उन्होंने उनको टाइटल दे दिया था शेर। तो इसलिए वो बन गए थे शेरशाह सूरी, तो फरीद खान। सो बाद में जलाल खान लोहानी जो थे, ये जो इनके रीजेंट बन गए और ये रूल करने लगे। अब शेरशाह सूरी इतने स्ट्रांग बनते गए एक रीजेंट करके कि ये जलाल खान लोहानी जो थे, इनसे भी स्ट्रांग लगने लगे। तो जलाल खान लोहानी को ये लगा कि ये मुझसे ज्यादा आगे बढ़ रहे, तो जलाल खान लोहानी ने इन पे अटैक करने की भी कोशिश की, बट शेरशाह सूरी डिफीटेड जलाल खान लोहानी। सो उसके साथ साथ शेरशाह सूरी बहुत पावरफुल बन गए। पावरफुल बनने के बाद, यानी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये डिप्यूटी गवर्नर करके यहाँ पे काम कर रहे थे, जलाल खान लोहानी का डिप्यूटी गवर्नर ऑफ बंगाल करके एक तरह से। अब उसके बाद शेरशाह सूरी की जब पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, फॉर 2 बैटल्स अगेंस्ट हुमायूं। उन्होंने डायरेक्टली मुगल पे अटैक कर दिया और मुगल के साथ 2 फाइट्स लड़ी। एक तो उन्होंने चौसा में लड़ी थी, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में हुमायूं को हम जब डिस्कस कर रहे थे उसी वक्त मैं बता चुका हूं। उसके साथ साथ ये जो चौसा है, ये कहां पे? तो बैंक ऑफ गंगा नियर बक्सर, बक्सर करके जो बिहार में, वहां पे आपको देखने मिलता है चौसा। और उसके साथ साथ कन्नौज में लड़ाई लड़ी थी, जो कि है ईस्ट ऑफ आगरा, 200 किलोमीटर है आगरा से। वहां पे एक और फाइट यहाँ पे लड़ी गई, एक और बैटल लड़ा गया इन 1540, और यहाँ पे ही डिफीटेड हुमायूं। हुमायूं को जब हरा दिया तो मुगल एम्पायर ही हार गए। सो मुगल की जगह ले ली सूरी ने। तो यहां से शुरुआत हुई सूरी एम्पायर की। ये यहां तक नहीं रुके, ही कॉन्क्वेस्टेड मालवा। उन्होंने मालवा पे अटैक किया 1542 में और मालवा जीत लिया। राजस्थान, यहाँ पे हम देखते हैं तो उसके बाद राजस्थान का रणथंबोर जो है 1542 का, वो जीत जाते हैं। मालवा अगर देखा गया तो मेनली ये मध्य प्रदेश के आसपास का हमें यहाँ पे रीजन देखने मिलता है। रणथंबोर जो है ये भी जीत लिया 1542 में। रायसेन करके जो है ये भी जीत लिया 1543 में। मारवाड़ करके जो जगह है ये भी जीत जाते हैं 1542 में। और चित्तौड़ ये 1544 में जीता गया। कलिंजर जो है ये 1545 में जीता गया। और यहाँ पे जो कलिंजर फोर्ट को जब ये कॉन्क्वेस्ट करने गए थे, जब कलिंजर फोर्ट जीतने गए थे, उस वक्त ये मारे गए, इनकी डेथ हो गई। किस तरह से डेथ हुई ये भी एक स्टोरी है, मैं बताता हूं आपको। डेथ ऐसी हुई कि कलिंजर फोर्ट जो था उसे, उसकी दीवारें तोड़ना था इन्हें, शेर शाह सूरी को। अब जो वॉल्स थी वो टूट नहीं रही थी, तो इन्होंने कहा कि उसमें ब्लास्टिंग की जाए, डायनामाइट्स के जो भी आप यूज करेंगे, जो भी गन पाउडर या जो भी चीज है, उससे ब्लास्टिंग की जाए। तो वो ब्लास्टिंग जब की गई उस फोर्ट के वॉल्स की, सो इतना इफेक्टिव था वो कि ये खुद उसमें इंजर हो गया। इंजर होने के कुछ दिन में ही इनकी डेथ हो गई। तो ये एक स्टोरी थी जिसमें शेरशाह सूरी की डेथ हुई कलिंजर फोर्ट को कॉन्क्वेस्ट करते वक्त इन ईयर 1545। इंपॉर्टेंट अगर हम कुछ चीजें देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें यह देखने मिलता है कि इन्होंने कुछ सिल्वर कॉइन जो है वो इशू किए थे, जिनको रुपया कहते थे। ये रुपया जो है आज ये इंडिया की नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया इट्स प्रेजेंट हमें देखने मिलती है रुपया। बट रुपया वाज इशूड बाय शेर शाह सूरी। सो ये हमें देखने मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ साथ गोल्ड कॉइन्स भी इन्होंने कुछ वहां इशू किए थे, जिसको मुहर कहा जाता था, और कॉपर कॉइन्स भी इशू किए थे, जिन्हें पैसा कहा जाता था। सो यहाँ पे आज हम देखते हैं कि काफी जुड़े हुए हैं हम। आज ये जो करेंसी थी इनके वक्त की आज हमारी
हमारी करेंसी का भी यही नाम है, तो यही हमने अब तक कंटिन्यू किया है करेंसी रुपया। सो यहाँ आप जो देख रहे हैं इमेजेस, ये रुपया की है, ये सिल्वर कॉइन हुआ करते थे, लगभग 178 779 ग्राम के आसपास इसका वेट हुआ करता था। ठीक है, वो एग्जाम के लिए उतना के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी रुपया, ये सिल्वर कॉइन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ही इंप्रूव द कम्युनिकेशन बाय बिल्डिंग सेवरल हाईवेज। हाईवेज तो इन्होंने काफी बढ़ाए थे, हाईवेज के थ्रू ट्रेडिंग चलती थी, काफी अच्छी ट्रेडिंग चलती थी, और जो इन्होंने हाईवे बनाए थे उसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमें जो देखने मिलता है वो है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे कहा जाता है जीटी रोड। जीटी रोड की बात करें तो ये इंडिया के कलकत्ता से लेके, जिसे आज कोलकाता कहा जाता है, कोलकाता से लेके तो पेशावर तक जाता है। ये बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोड है, जिसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, जीटी रोड कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये इन्होंने ही डेवलप किया, आज भी आपको देखने मिलता है। कोलकाता से होते हुए तो पेशावर तक जाता है, उस टाइम इसे कैलकाटा कहते थे ब्रिटिश के टाइम पे, इसीलिए जीटी रोड जब नाम दिया गया तब आप देखते तो कैलकाटा हुआ करता था। 1/3। अब यहाँ पे ये लैंड रेवेन्यू कैसे एक तरह से कलेक्ट करते थे, तो जितना भी आपका प्रोड्यूस रहेगा या जितना भी आपका इनकम आ रहा है उसमें से उसका एक एवरेज निकाला जाता था, और उसका 1/3 जो है वो टैक्स लिया जाता था, है ना। फॉर एग्जांपल अगर 90 रुपीज मैंने यहाँ पे मेरी इनकम हुई है, सो 90 का अगर हम 1/3 कर देते हैं, सो हमें पता चलता है कि 30 रुपीज, है ना। सो 30 रुपीज यहाँ से लिया जाएगा। इस तरह से ये चीजें चलती थी। ओके, पीजेंट्स को इस वक्त टाइटल, कुछ टाइटल डेट्स यानी कुछ उनको दिया जाता था, यानी ये समझता था कि ये किसकी जमीन है, इस तरह से। तो पीजेंट वाज गिवन अ टाइटल, वाज गिवन अ पट्टा, दैट इज टाइटल डीड, है ना। तो पट्टा यानी टाइटल डीड, जैसा आज होता है आपका टाइटल आता है, यानी आप ओनर हो उस जमीन के, ये पता चलता है। तो ये उस वक्त दिया करते थे, और कुबूलियत दिया करते थे। कुबूलियत यानी डीड ऑफ एग्रीमेंट। अगर मैं किसी के जमीन पे काम करना चाहता हूँ तो एक डीड बनेगी एग्रीमेंट की, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी होगा, और मैं उस पर काम कर पाऊंगा, तो उसे ये कुबूलियत कहते थे। जमींदारी जो है ये इन्होंने रिमूव कर दी थी, जमींदार वाज रिमूव्ड एंड टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड। तो बीच में कोई मिडलमैन नहीं था, डायरेक्ट टैक्सेस जो ये यहाँ पे कलेक्ट किया करते थे। इस तरह से ये काफी एक बेहतरीन, हमें थोड़ा यानी एक तरह से बेहतरीन ही रूल हम कह सकते हैं जो हमें यहाँ पे देखने मिला। उसके बाद हम ये देखते हैं कि शेर शाह जो है वह सक्सीडेड बाय इस्लाम शाह। जब उनकी डेथ हो गई, आप जानते हैं कलिंजर का जो फोर्ट था उसे जब ये कैप्चर करने के उस वक्त उनकी डेथ हुई, और डेथ होने के बाद ही वॉज सक्सीडेड बाय इस्लाम शाह इन 1545। इस्लाम शाह इनके बेटे थे, इन्होंने 1545 से 1554 तक रूल किया। उसके बाद ये चले गए, फिर मोहम्मद आदिल शाह है, मोहम्मद आदिल शाह ने 1554 से 1555 तक रूल किया। और अगर हम देखते हैं तो यहाँ 1555 में हुमायूं ने अटैक कर दिया और हुमायूं ने इन्हें हरा दिया, और फिर से हुमायूं यानी मुगल एम्पायर फिर से रीएस्टैब्लिश हो गया था, जैसे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं। शेर शाह सूरी जो है वो काफी मॉन्यूमेंट से भी जुड़े हुए हैं। इंडिया में जो मॉन्यूमेंट्स हमें देखने मिलते हैं, फॉर एग्जांपल, या फिर पाकिस्तान में देखने मिलते हैं एट दैट टाइम आफ्टर बिफोर डिवीजन ऑफ इंडिया, है ना, जब इंडिया का डिवीजन होने का था, पाकिस्तान अलग निकलने का, उस वक्त पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में एक इनका फोर्ट आज चले गया जिसका नाम है रोहतास फोर्ट। रोहतास फोर्ट करके जो फोर्ट है वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी है, और ये पाकिस्तान में है आज। पाकिस्तान की, जिस तरह से इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई जाती है उस तरह से पाकिस्तान या फिर पूरे वर्ल्ड में बनाई जाती है। तो ये है रोहतास फोर्ट। इट वाज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी, एंड शेर शाह मस्जिद भी इन्होंने बनाया था इन पटना। उसके साथ साथ किला ए कुन्हा, ये मस्जिद है, उसके साथ साथ किला ए कुन्हा, और शेर मंडल जो है, शेर मंडल एक ऑक्टेगोनल बिल्डिंग है। ऑक्टेगोनल यानी आप जानते हो जिसको 8 साइड्स होती है उसे ऑक्टेगोनल शेप कहा जाता है। तो ये ऑक्टेगोनल शेप की बिल्डिंग है जो है शेर मंडल, और ये दोनों भी बिल्डिंग्स जो है जिसे किला ए कुन्हा कहेंगे या फिर शेर मंडल कहेंगे, ये पुराना किला कॉम्प्लेक्स जो है दिल्ली में, वहां आपको देखने मिलता है उसके अंदर। तो शेर शाह सूरी ने इतने बेहतरीन कुछ मॉन्यूमेंट्स भी इंडिया में बनाए हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इनका क्या कहता था। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इनके जो भी किंगडम था वो डिवाइड किया गया था 4 पार्ट्स में। जैसे कि एक आता है इक्ता, इक्ता के बाद आएगा वो रहेगा सरकार, सरकार के बाद परगना, परगना के बाद ग्राम। यहाँ पे अगर देखा गया तो इक्ता यानी प्रोविंस, आज जैसे प्रोविंस, आज प्रोविंस को स्टेट कहा जाता है वैसे प्रोविंस यानी स्टेट। फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ पे सरकार। तालुका या फिर तहसील हम कहते हैं वो बनता है परगना, और विलेज यानी ग्राम, ये हो गया। और इस सब के कोई ना कोई हेड रहा करते थे, जैसे हाकिम या अमीन है वो इक्ता के हेड रहा करते थे। सरकार जो डिस्ट्रिक्ट के सरकार के या फिर डिस्ट्रिक्ट के जो हेड है वो शिकदार ए शियाकदरम या फिर हम मुंसिफ ए मुनिसिफम ये कहा जाता है, ये यहाँ के हेड हुआ करते थे। परगना के जो हेड हुआ करते थे वो शिकदार या फिर मुंसिफ जो है वो हुआ करते थे। ग्राम या विलेज के हेड हुआ करते थे वो है मुकद्दम और आमिल। सो इस तरह से ये हमें पूरी चीजें देखने मिलती है। ये था इनका एडमिनिस्ट्रेशन, और ये था सूर्य एम्पायर। तो सूर्य, शेर शाह सूरी या एम्पायर, सूर्य एम्पायर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ये आपके लिए काफी होगी। सो ये वीडियो के बाद हम अगला लेक्चर जो करेंगे वो उसमें हम अकबर को डिस्कस करेंगे। सो